हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज द लेटर मुगल्स। अभी तक हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को बड़े ब्रीफली, बड़े इलेबोरेट तरीके से डिस्कस किया है एंड आई होप आपने लास्ट वीडियो जितने भी हैं हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के, जो हमारे यूट्यूब चैनल जो है दैट इज हिस्ट्री फॉक्स और तैयारी 360 में प्लेलिस्ट में आपको मिल सकते हैं और आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपकी जो प्रिपरेशन है 2000, जो लोग जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए काफी ज्यादा हैंडी और हेल्पफुल होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज द लेटर मुगल्स। सो लेटर मुगल्स जो हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये लेटर मुगल्स कौन थे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। इसमें हम ये भी चीजें डिस्कस करेंगे कि लेटर मुगल्स की क्रोनोलॉजी क्या है, लेटर मुगल जो हैं औरंगजेब की डेथ के बाद लेटर मुगल्स में कौन से रूलर ने सबसे ज्यादा रूल किया, लेटर मुगल के टाइम पीरियड में कौन कौन से इवेंट ऐसे हुए जिन्होंने 18th सेंचुरी और यू कैन से दैट कि आगे वाले टाइम को टोटली ट्रांसफॉर्म किया। इसमें जो लेटर मुगल्स हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आती हैं वो आती हैं यहां पे जो आपके फॉरेन इन्वेजन्स हुई, जिसमें नादिर शाह की, अहमद शाह अब्दाली की है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेटर मुगल्स का एक और टाइम पीरियड जो है जिसमें हम डिस्कस करते हैं लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में, दैट वाज द राइज ऑफ द रीजनल स्टेट्स। ये जो रीजनल स्टेट्स हैं, रीजनल स्टेट जो है इसमें आपके मराठास हैं, इसमें आपका बंगाल है, इसमें आपका अवध है, इसमें आपका हैदराबाद है, इसमें आपकी पंजाब स्टेट है और इसमें आपकी छोटी छोटी स्टेट्स भी हैं, जिसमें जाट्स आते हैं, जिसमें राजपूत स्टेट्स आती हैं, जिसमें ट्रैवनकोर स्टेट्स आती हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लेटर मुगल्स के ही टाइम पीरियड में जो यूरोपियन कंपनीज थी, जो मुगलों के ग्रेट मुगल्स के टाइम पीरियड में जो यहां पे इंडिया में उन्होंने एंटर किया था, लेटर मुगलों के टाइम पीरियड में दे बिकम वेरी पावरफुल, चाहे वो पोर्चुगीज है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो इंग्लिश है। सो लेटर मुगल्स की जब हम बात करते हैं, जहां 17th सेंचुरी इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज अ ट्राइंगुलर स्ट्रगल जो है, ट्राइंगुलर स्ट्रगल जो है दैट इज विजा विज टू द मुगल एम्पायर, विजा विज टू द रीजनल एम्पायर एंड ऑफ कोर्स द यूरोपियन कंपनीज। तो सबसे पहले हम जो चीजें डिस्कस करेंगे, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है, आज हमारा जो टॉपिक जो है दैट इज द लेटर मुगल्स। एंड ऑफ कोर्स वी हैव स्टार्टेड विद आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, with the picture of our honorable prime minister Narendra Modi ji, so that आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बरकरार रहे। with the full energy we will try to exhibit the full energy, okay? so now लेटर मुगल्स, क्या लेटर मुगल्स इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स लेटर मुगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लेटर मुगल्स जो है एग्जामिनेशन में आ सकते हैं? ऑफ कोर्स आ सकते हैं। लेटर मुगल जो है वो अलग अलग आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या लेटर मुगल्स मेंस के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं? ऑफ कोर्स लेटर मुगल्स मेंस के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। किस तरीके से आ सकता है? आपका जनरल, आपका जो जीएस का पेपर 1 है उसमें आपका 18th सेंचुरी इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में आ सकता है कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इसमें आपका यह भी आ सकता है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के फैक्टर्स क्या हैं उस पर बात करें। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि डू यू थिंक द 18th सेंचुरी इंडिया जो है वेदर इट वाज अ डार्क एज और नॉट, डार्क एज थी कि नहीं थी। अब एक आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डार्क एज, डार्क एज से आपका क्या मतलब है? डार्क एज का जो टॉपिक है, हमने अगर आप पिछले अगर हमने आपने हमारी वीडियोस देखी हुई हैं उसमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हमने दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है, एक डार्क एज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और दूसरा हमने क्लासिकल एज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेटर मुगल्स कौन थे, लेटर मुगल्स की क्रोनोलॉजी क्या है, लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स क्या एग्जामिनेशन में आ सकता है? यस, एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो सबसे पहले लेटर मुगल्स कौन है? लेटर मुगल्स वो मुगल हैं जो औरंगजेब की डेथ के बाद जो है एक सीरीज ऑफ वीक रूलर्स आते हैं, जिनके टाइम पीरियड में जो है जिसको आप बोल सकते हो, जिनके टाइम पीरियड में जो सेंट्रल स्ट्रक्चर जो था इट वाज नॉट सो स्ट्रांग। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द लेटर मुगल्स। तो लेटर मुगल्स का जो टाइमिंग जो है दैट इज 1707 से 1857 तक। लेटर मुगल्स वो मुगल्स थे जो औरंगजेब की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ 1707,
उसके बाद की जितनी भी क्रोनोलॉजी है मुगल एम्पायर की, they were known as the later Mughals. They were known as the later Mughals. So there were several factors responsible for you can say that for the rise for the decline of the Mughal Empire. So later Mughals का decline कब हुआ? How Mughal Empire decline? Mughal Empire के decline के 1707 में decline start हो गया. Okay, and of course there were so many reasons. There was not a single reasons which was responsible फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. एक रीजन नहीं है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ. अननेसेसरी द रिलीजियस यू कैन से द फैनेटिक रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वाज रिस्पॉन्सिबल. देन उसके बाद आपकी जागीरदारी क्राइसिस वाज रिस्पॉन्सिबल. देन फॉरेन इन्वेजन वाज रिस्पॉन्सिबल. देयर वर सो मेनी रीजंस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हु वर द लेटर मुगल्स. लेटर मुगल्स द मुगल रूलर्स हु केम टू पावर after the death of Aurangzeb are known as the later Mughals. Later Mughals were weak, ये weak थे, and they could not hold the vast Mughal empire together. The decline of the Mughal empire led to the rise of many autonomous states and kingdoms. Later Mughal के decline के बाद बड़ी सारी regional kingdoms का rise हुआ, बड़े सारे आपका यूरोपियन पावर का rise हुआ. इंडिया वॉज ओपन फॉर द फॉरेन इन्वेजन, क्योंकि जब हम देखते हैं फ्रॉम 1526 से लेके 1707 तक, फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ बाबर के टाइम पीरियड से लेके औरंगजेब के टाइम पीरियड तक देयर वाज नो इन्वेजन, कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, एम्पायर बिकम वीक. उसका जो फ्रंटियर है, उसका जो बॉर्डर एरिया है, इट बिकेम वीक एंड दैट लेड टू नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ. अगर यहां तक अगर हम ये क्रोनोलॉजी देखें, ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सो इट वाज द बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन उसके बाद ये शाहजहां, देन औरंगजेब. तो यहां के जो टाइम पीरियड तक बोलते हैं दैट इज द रूल ऑफ द ग्रेट मुगल्स. ओके, तो दैट वाज द रूल ऑफ द ग्रेट मुगल्स जो है. और इसके बाद जितनी भी क्रोनोलॉजी है फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ, यू कैन से दैट फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ दैट इज बहादुर शाह के टाइम पीरियड से लेके आपका बहादुर शाह सेकंड के टाइम पीरियड तक, ये सारे रूलर जो हैं इनको हम लेटर मुगल्स की कैटेगरी में रखते हैं. सो अगर हम लेटर मुगल्स की क्रोनोलॉजी अगर हम बात करें तो बहादुर शाह वाज द फर्स्ट रूलर. बहादुर शाह का जो एक्चुअल नेम जो था दैट वाज, यू कैन से दैट एक्चुअल नेम वाज मोजम, वाज हिज एक्चुअल नेम. ही वाज नोन फॉर एक्चुअल नेम वाज मोजम. तो बहादुर शाह जो है ही बिकेम द रूलर आफ्टर अ सिविल वॉर होती है. उसके बाद बहादुर शाह जो है ही बिकेम द रूलर. तो बहादुर शाह की जो पॉलिसी जो है दैट वाज ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही फेस्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. औरंगजेब के टाइम पीरियड में बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, रेबिलियंस हुए, चाहे वो मराठास का रिवोल्ट है, चाहे वो सिख का रिवोल्ट है, चाहे वो जाट का है, चाहे वो सतनामी है, चाहे वो राजपूत स्टेट्स हैं. सो बहादुर शाह जो है वो उस कैपेसिटी में नहीं था कि उन रिवोल्ट को कंटिन्यू रखे और उसके साथ कंटिन्यू स्ट्रगल रखे. सो ही एंडेड विद, यू कैन से दैट ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. और उसने क्या किया, सबको खुश करने की कोशिश की. ओके, सो बहादुर शाह एक्चुअल नेम वाज मोजम. मोजम जो है इसका असल नाम जो है वो मोजम था. ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ औरंगजेब. ओके, एंड ही आल्सो टुक द टाइटल ऑफ शाह आलम. इसने शाह आलम का टाइटल भी लिया. He adopted the policy of compromise towards the nobles. Land grants were given. He released Chhatrapati Shahu from the Mughal captivity, जो 1689 में मुगल एम्पायर के अंडर था. मनसब was given to गुरु गोबिंद सिंह को मनसब दिया गया. Peace was made with the Jat chief Churaman, बुंदेला chief छत्रसाल. Rebellion of Banda Bahadur took place and he defeated Banda Bahadur at the Lohgarh. Different states got independence. बहादुर शाह जो है he was in misconception. बहादुर शाह मिसकंसेप्शन में था. उसको ये लगता था कि ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करके वो मुगल एम्पायर को जो है थोड़ा सा मुगल एम्पायर को पावरफुल करेगा, स्ट्रेंथन करेगा और मुगल एम्पायर को रीगेन करेगा. बट दैट वाज नॉट ट्रू. मुगल एम्पायर जो है इससे ज्यादा वीक हुआ. दीज स्टेट्स they got the privilege. और जिसका रिजल्ट ये निकला कि इन स्टेट, ये जो जितनी भी स्टेट्स थी लेटर मुगल्स में हम डिस्कस करते हैं, ये धीरे धीरे वन बाय वन क्या होगी, इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होगी. दैट इज वन ऑफ द रीजन. देयर वाज वन स्कॉलर हुज नेम वाज काफी खान. He had given the title of Shah Bekhbar to Bahadur Shah.
शाह बेखबर और आल्सो नोन एज हेडलेस किंग। हेडलेस किंग जो है इसको बोला गया, किसको? बहादुर शाह फर्स्ट को बोला गया। और कौन सी किताब में बोला गया? इन हिज बुक दैट इज मुंतख्वाब उल लुबाब। मुंतख्वाब उल लुबाब की एक किताब है जिसमें काफी खान ने बोला कि ही हैड नो विजन, ही हैड नो सेंस, ही was ऑफ द ओपिनियन दैट कि ही was सो इग्नोरेंट, और उसको ये लग रहा है कि इस ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करके वो मुगल एम्पायर को लॉन्ग देर तक, काफी टाइम पीरियड तक चीजों को कैरी ऑन कर सकता है, तो वो ही इज इन अ मिसकंसेप्शन। ओके, सो बहादुर शाह वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर बहादुर शाह? आफ्टर डेथ ऑफ बहादुर शाह डिफरेंट पार्टीज जो है मुगल एम्पायर में, अलग अलग पार्टीज जो हैं वो आ गई, अलग अलग ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए। मुगल एम्पायर में जो है किंग मेकर्स बनने स्टार्ट हो गए। मुगल एम्पायर में जितने भी नोबल्स जो थे उनका अपना ग्रुपिंग स्टार्ट हो गया, एंड देयर वाज राइज ऑफ द किंग मेकर्स। अलग अलग जो है एथनिसिटी के लोग जो है दे बिकेम वेरी पावरफुल। उन्होंने जितने भी जो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जितने भी चीजों को इकट्ठा किया और अपने हिसाब से रूलर की सपोर्ट करने स्टार्ट हो गए। सो देयर वर डिफरेंट पार्टीज इन द मुगल कोर्ट्स लाइक तुरानीस, ईरानीस, अफगानीस, हिंदुस्तानीस। Okay, there was rise of kingmakers. Now the nobles had become the direct aspirant to the throne, began using the princess as their pawns to capture the position of the authority. So बहादुर शाह के टाइम पीरियड के बाद सिचुएशन जो है that was not so good. कई स्कॉलर ये कहते हैं कि आपका जो बहादुर शाह जो है he was the last great ruler. कई स्कॉलर बोलते हैं no, he was not a great scholar. तो इसीलिए there was a you can say there was a debate among the scholars कि जो ग्रेट मुगल्स हैं, यहां पे ग्रेटनेस का मतलब जो है कोई वेलफेयर नहीं है। यहां पे ग्रेटनेस का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि दे वर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। यहां पे ग्रेटनेस का मतलब है दैट इज द स्ट्रेंथ, दैट इज द पावर, दैट इज द अथॉरिटी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बहादुर शाह जो है ये भी लास्ट रूलर ऐसा था जो अपने दम पे आया था। इसके बाद जो है वो किंग मेकर्स का जो है यहां पे आपका राइज होता है, और जिसकी वजह से लेटर मुगल्स में हम ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो बहादुर शाह के पास जो है था नेक्स्ट रूलर जो आता है दैट वाज जहांगीर शाह। जहांगीर शाह बिकेम द रूलर विद द हेल्प ऑफ अ नोबल। जहांगीर शाह पहला रूलर था जो नोबल की हेल्प से आया। जहांगीर शाह पहला आदमी था जिसको रूलर जो अपने दम पे नहीं आया, जिसको नोबल्स ने सपोर्ट किया। और इसको किसने सपोर्ट किया? ही वॉज सपोर्टेड बाय अ नोबल हुज नेम वाज जुल्फिकार खान, और ही वॉज एन ईरानियन नोबल। Jahandar Shah was totally devoted to the pleasures. His administration was in the hands of Zulfikar Khan. जुल्फिकार खान ने क्या किया? अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को सूट करने के लिए उसने फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ बनाए? मराठास के साथ बनाए, राजपूत के साथ बनाए, देन जाट के साथ बनाए, बुंदेलास के साथ बनाए, सिखों के साथ बनाए। तो देयर वाज रूलर वाज एब्सेंट। रूलर का स्टेक जो है वो धीरे धीरे माइनस की तरफ जा रहा है। द नोबल्स बिकेम वेरी पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसी टाइम पीरियड में, जो अगर साउथ की बात करें तो साउथ में जो आपका जो मराठा स्टेट है, तो साउथ का जो मराठा स्टेट का जो प्राइम मिनिस्टर है बालाजी विश्वनाथ, तो बालाजी विश्वनाथ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो रूलर के साथ नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो किसके साथ आ गया है? जुल्फिकार खान के साथ आ गया है। ही गेव टोडरमल्स रेवेन्यू सिस्टम, गेव अप टोडरमल्स रेवेन्यू सिस्टम, और इसने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसको हम इजारा सिस्टम कहते हैं और रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं। जजिया सिस्टम वाज कंप्लीटली अबॉलिश। जजिया सिस्टम को कंप्लीटली अबॉलिश किया गया। जजिया वाज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम्स। जजिया की अपनी हिस्ट्री है, हम बड़े सारे स्टूडेंट्स ने हमें बोला है कि जजिया पे एक अलग से वीडियो बनाया जाए, हम जजिया पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ओके, सो इन साउथ देयर वाज ग्रोथ ऑफ मराठा एम्पायर, द राइज ऑफ शाहू अंडर बालाजी विश्वनाथ। इसी के टाइम पीरियड में, जहांगीर शाह के टाइम पीरियड में, तो जहांगीर शाह ने 1 साल ही रूल किया। जैसे ही जहांगीर शाह की डेथ हुई, अगेन देयर वाज एस्पिरेंट्स फॉर द थ्रोन। और जब जहांगीर शाह की डेथ हुई, फिर से क्या हुआ कि फिर से नोबल्स का राइज होता है। जब जहांगीर शाह की डेथ हुई तो मुगल एम्पायर और फ्रेगमेंटेड हो जाता है। जब जहांगीर शाह की डेथ हुई, जो मुगल एम्पायर के जो क्रैक्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो फर्दर एम्प्लीफाई होती हैं। ओके, सो आफ्टर जहांगीर शाह, द डेथ ऑफ जहांगीर शाह, देयर वाज अनदर रूलर whose name was फारूक सियार। तो फारूक सियार became the ruler. फारूक सियार became the ruler with the help of सैयद brothers. And who were सैयद brothers? They were हिंदुस्तानी मुस्लिम्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड में देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द स्कॉलर्स, हिंदुस्तानी, ईरानी, तुरानी, अफगानी, ये सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पे सैयद ब्रदर जो हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, दे सपोर्टेड फारूक सियार। ये फारूक सियार को सपोर्ट करते हैं एंड फारूक सियार बिकम द रूलर। सो
अगेन द फारूक सियार वाज द रूलर इन द नेम ओनली। इसके टाइम पीरियड में जो एक्चुअल पावर जो है, एक्चुअल पावर वाज एंजॉयड बाय द सैयद ब्रदर्स। अब्दुल्ला खान जो है ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। अब्दुल्ला खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। हुसैन अली जो है ही बिकेम द मीर बख्शी। हुसैन अली वो है वो मीर बख्शी बनता है। सैयद ब्रदर्स अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें, ही दे फॉलोड द रिलीजियस टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। इनके साथ मराठाओं के साथ भी रिलेशन अच्छे थे, राजपूतों के साथ भी अच्छे थे, सिखों के साथ भी अच्छे थे। बंदा बहादुर वाज द ओनली बिग चैलेंज फॉर हिम। सो बंदा बहादुर जो है इस टाइम पीरियड में ही वाज टेकन एज अ प्रिजनर एट गुरदासपुर एंड लेटर एग्जीक्यूटेड एट दिल्ली। लोहगढ़ फोर्ट है, वहां पे बंदा बहादुर की डेथ होती है। जब हम सिखों की डिस्कस करेंगे तब हम बंदा बहादुर को अलग से डिस्कस करेंगे। In 1717 the emperor, this is very very important, okay, this is very very important। ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1717 में क्या हुआ, in 1717 फारूक सियार what he did, he gave a permit, he gave a दस्तक to ईस्ट इंडिया कंपनी। इस दस्तक में और इस परमिट में जो है बड़ी सारी कंसेशन, ट्रेडिंग कंसेशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनीज को दी गई। और कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बेस है, इकोनॉमिक बेस है, वो इस दस्तक पे ही डिपेंडेंट था। दैट इज वन ऑफ द रीजन दिस दस्तक सिस्टम आर आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वो दस्तक सिस्टम था जो बाद में जो है ये जो फरमान जो है 1717 का, इट बिकेम अ काइंड ऑफ अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सो ये जो दस्तक सिस्टम है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। दस्तक सिस्टम जो है इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेशन, ट्रेडिंग कंसेशन दैट हैड बीन गिवन बाय फारूक सियार टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी के टाइम पीरियड में जो है इसके बाद क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ सैयद ब्रदर्स को सपोर्ट करता है और फारूक सियार को भी रिप्लेस किया जाता है लेटर स्टेजेस में। ओके, अगर हम बात करें दैट इज अ फरमान ऑफ 1717 और यू कैन से दैट 1717 का फरमान क्या था और यू कैन से दैट ये दस्तक सिस्टम क्या था। दस्तक सिस्टम जो है, दस्तक सिस्टम जो है इट वाज अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट और यू कैन से दैट ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका इतना फायदा हुआ कि उनका जो ट्रेडिंग, उसके जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस जो हैं उसको इतना ज्यादा एनहांसमेंट मिली कि ईस्ट इंडिया कंपनी सडनली इट बिकेम अ बिग पावर स्पेशली इन बंगाल। एंड इट वाज ऑफ कोर्स इट वाज यू कैन से दैट इट वाज अ वेरी नेगेटिव डॉक्यूमेंट फॉर द इंडियंस। जो आपका दस्तक सिस्टम है खास करके जो बंगाल में जो है, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, इंडियन जो मर्चेंट थे, इनके लिए बहुत ज्यादा जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। दैट इज वन ऑफ द रीजन इट वाज समथिंग लाइक बवासीर फॉर द इंडियंस। इसलिए एक काइंड ऑफ मीम्स के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि फरमान ऑफ 1717 क्या है। द कंपनी वाज परमिटेड टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी। कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी यहां पे। वो अपने कॉइन्स मिंट कर सकते हैं, कलकत्ता सिटी की फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। द कंपनी वाज आल्सो ग्रांटेड राइट टू इशू दस्तक्स एंड पासिस फॉर द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स। ये फर्दर इसका इन्होंने मिसयूज भी किया। द कंपनी सर्वेंट्स वर परमिटेड टू कैरी आउट प्राइवेट ट्रेड बट रिक्वायर्ड टू पे सम टैक्सेस। हाउएवर द दस्तक्स वर मिसयूज्ड बाय द कंपनीज। वाई, इसको क्यों दिया गया, फारूक सियार ने क्यों दिया दस्तक सिस्टम? उसका एक रीजन है कि देयर वाज वन सर्जन, वन डॉक्टर हुज नेम वाज विलियम हैमिल्टन। ही वाज अ सर्जन ऑफ द कंपनी। उसने क्या किया, फारूक सियार को एक डिजीज से, एक बीमारी का इलाज किया। ओके, ही वाज अ डॉक्टर इन फोर्ट विलियम। ओके, एट द टाइम फोर्ट विलियम का ओवरऑल गवर्नर वहां पे उस टाइम पीरियड में कौन था? एट द टाइम दैट इज जॉन सरमन। He was the governor at Fort William. He sent a William Hamilton in the court of फारूक सियार। फारूक सियार को सक्सेसफुली इलाज किया गया और फारूक सियार ने खुश होके दस्तक दे दिया उनको। खुश होके बोल दिया कि भाई जाओ ऐश करो। खुश होके बोल दिया कि जाओ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, मद्रास और कलकत्ता में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में आपको टैक्सेस जो हैं ड्रास्टिकली रिड्यूस किए गए। कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगनी है, ठीक है। जिसकी वजह से इस कंपनी ने इस दस्तक सिस्टम का इतना मिसयूज किया कि इंडियन ट्रेडर्स को तो नुकसान हुआ ही हुआ। बहुत ज्यादा लेटेस्ट स्टेजेस में जो है, जब बंगाल आजाद हो जाता है,
बंगाल के नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दस्तक बिकम द मेन रीजन जब हम बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस करते हैं। सो फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इट वाज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इससे ज्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था, लेकिन इंडियंस के लिए जो है इट वाज लाइक अ प्लेग, इट वाज लाइक अ बिग डिजीज जहां तक उनके ट्रेडिंग रिलेशंस की बात है। ओके, नाउ कम टू द सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स अगेन दे स्टिल वेरी पावरफुल। उन्होंने बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से उन्होंने क्या किया, फारूक सियार को साइडलाइन किया और दो अलग अलग रूलर्स को उन्होंने क्या किया, थ्रोन पे बैठाया। वन वाज रफीउद दराजात एंड रफीउद दौला। रफीउद दराजात की बहुत जल्दी डेथ हो गई, ही वाज सो यंग एंड ही डाइड ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। और रफीउद दौला की यहां तक बात है, ही टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां सेकंड एंड ही वाज आल्सो एन ओपीएम एडिक्ट एंड डाइड ऑफ डाइसेंट्री। ठीक है, डाइसेंट्री की वजह से उसकी डेथ हो गई। अगर आप देखो सैयद ब्रदर्स इतने पावरफुल हैं, सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को लाया, सैयद ब्रदर्स ने रफीउद दौला को लाया, सैयद ब्रदर्स ने रफीउद दराजात को लाया एंड स्टिल दे वर वेरी पावरफुल। सो इसके बाद सैयद ब्रदर्स के बाद जो है जो नेक्स्ट रूलर बनता है दैट वाज मोहम्मद शाह। सैयद ब्रदर्स जो है अगले आप किसको रूलर्स बनाते हैं, मोहम्मद शाह को बनाते हैं। मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड आप देख सकते हो, मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड जो है काफी देर तक इन्होंने रूल किया। He became the ruler with the help of Sayyid brothers. In 20, he successfully dislodged the Sayyid brothers with the help of Nizamul Mulk. तो ये थोड़ा सा चालाक आदमी था, इसने सैयद ब्रदर्स को ही रिमूव कर दिया। अब किसकी हेल्प से रिमूव किया, निजामुल मुल्क। ये निजामुल मुल्क बाद में हैदराबाद का निजाम बनता है। मोहम्मद शाह वाज अ वीक रूलर, ही वाज अ फ्रिवलियस एंड ही केम टू बी नोन एज मोहम्मद शाह रंगीला। इसको मोहम्मद शाह रंगीला इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज ही वाज फॉन्ड ऑफ वुमेन एंड वाइन। मोहम्मद शाह रंगीला इसलिए भी बोलते हैं कि ही वाज आल्सो बिजी, ही वाज सो कलरफुल पर्सन। उसका एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के रूल करने के अलावा ही वाज बिजी इन सो मच थिंग्स। ही वाज अ ग्रेट डांसर, ही वाज ग्रेट म्यूजिशियन बोला जाता है। ही वाज ऑलवेज बिजी इन अदर एक्टिविटीज एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ही वाज आल्सो पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद शाह रंगीला। After the fall of Sayyid brothers, he fell into the clutches of a dancing girl that is कोकी जियो। तो कोकी जियो ने इसको बड़ा ज्यादा डोमिनेट किया एंड आल्सो ही वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनिट दैट वाज नोन एज हाफिज खिदमतगार खान। तो ये जो आपका यूनिट था जो है, इसने भी इसको कंट्रोल किया, एक डांसिंग गर्ल ने भी इसको कंट्रोल किया। इसी के टाइम पीरियड में नादिर शाह ने जो है इन्वेड किया इंडिया में एंड ही डिफीटेड द मुगल एम्पायर इन द बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल को हम अलग से डिस्कस करेंगे। बैटल ऑफ करनाल को नादिर शाह ने जब किस तरीके से इन्वेड किया मुगल एम्पायर को, मुगल एम्पायर वाज डिफीटेड। इसके टाइम पीरियड में अलग अलग स्टेट जो हैं वो इंडिपेंडेंट होगी, चाहे वो हैदराबाद है, बंगाल है, अवध है एंड ऑफ कोर्स मराठास ने भी दिल्ली पे अटैक किया। हैदराबाद स्टेट बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर निजामुल मुल्क चिन कुलिच खान। बंगाल स्टेट बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर मुर्शीद कुली खान। अवध बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर सदत खान बुरहानुल मुल्क एंड बाजीराव जो है ही वाज द पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। ही आल्सो इन्वेडेड दिल्ली। तो दिल्ली की जो कंडीशन जो है इट वाज नॉट सो गुड। दिल्ली की कंडीशन जो है इतनी अच्छी नहीं थी। जब नादिर शाह की यहां तक बात है, नादिर शाह वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ द ईरानियन एम्पायर। नादिर शाह है वो बहुत बड़ा जनरल था ईरानियन एम्पायर का। नादिर शाह वाज आल्सो पॉपुलरली नोन एज दैट इज नेपोलियन ऑफ ईरान। तो नादिर शाह ने जब इन्वेड किया देयर वाज नो रेजिस्टेंस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम द मुगल एम्पायर एंड उसने ब्रूटली बड़े बुरी तरीके से मुगल एम्पायर को हराया। और मुगल एम्पायर की जो वीकनेसेस जो थी वो क्या हो गई, वो एक्सपोज हो गई। और इसी वीकनेसेस का फायदा किसने उठाया, इसी वीकनेसेस का फायदा मराठास ने उठाया और यूरोपियन कंपनीज ने उठाया। मराठास ने जो है नादिर शाह के इन्वेजन के बाद उनकी जो रेड जो थी नॉर्दर्न एम्पायर में कंटिन्यूस, उनको एक चीज का कंफर्मेशन दी कि बस देयर वाज नो पर्सन इन दिल्ली, देयर वाज नो पर्सन इन द मुगल एम्पायर जो उसको रेजिस्ट कर सके। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक चीज की कंफर्मेशन हो गई, उसको ये पता चल गया कि अगर इंडिया में रूल अगर हम करना चाहेंगे तो मुगल हमारे लिए थ्रेट नहीं है, हमारे लिए थ्रेट दूसरी है। सो व्हाई इन्वेजन टुक प्लेस, इन्वेजन जो है नादिर शाह जो है ईरान में आता है दैट इज 36 में। मोहम्मद शाह रंगीला withdrew his ambassador from the Persian court and snapped all diplomatic ties with the country. Nadir Shah sent 3 envoys to the Mughal court and his third envoy was detained by Rangila, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया। When Nadir Shah invaded Afghanistan, some of the Afghan nobles also took shelter with the Indian. You can say that मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में। और मोर ओवर कहते हैं कि जो सदत खान है और निजामुल मुल्क है, जो अवध और हैदराबाद के जो रूलर्स थे, उन्होंने भी नादिर शाह को इन्वेड करने के लिए जो है
क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है, तो नादिर शाह की इन्वेजन जो है दैट इज 1739 में होती है नादिर शाह की इन्वेजन। तो नादिर शाह की इन्वेजन के बाद जो है मुगल एम्पायर का जो रिवाइव करना जो है इट वॉज नॉट इजी फॉर देम, उनके लिए इतना आसान नहीं था नादिर शाह की इन्वेजन के बाद मुगल एम्पायर को रिवाइव करना, क्योंकि उसने ना कि लूटमार की, मुगल एम्पायर का जो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल जीरो कर दिया, माइनस में कर दिया। ओके, तो नादिर शाह इन्वेजन जब व्हेन ही केम टू इंडिया, बिफोर इन्वेडिंग दिल्ली ही कैप्चर जलालाबाद, पेशावर, लाहौर में किया, बैटल ऑफ करनाल हुई, यहाँ पे जो है नादिर शाह ने जो है ही डिफीटेड मुगल एम्पायर, एंड ऑफ कोर्स पर्शियन सोल्जर्स unleashed havoc, okay, unleashed havoc on the Mughal army. Nadir Shah, Muhammad Shah surrendered and he had to take Nadir Shah to his capital, surrender kiya. The entire treasury was looted. The soldiers indulged in gruesome massacre of the general population, including women and children. The sack of Delhi lasted for several days. और ये लूटपाट जो है काफी दिनों तक जो है वो चलती रही। मोहम्मद शाह रंगीला was he retained you can say that as an emperor of Mughal empire, लेकिन उसको बोला गया कि कुछ आपको वॉर इंडेमनिटी भी पे करनी पड़ेगी। नादिर शाह ऑलमोस्ट एम्प्टीड द ट्रेजरी, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन जो है वो वहां से लेके चला गया। नादिर शाह इन्वेजन कॉज्ड एन इररिपेरेबल लॉस टू द प्रेस्टीज एंड एक्सपोज द वीकनेसेस ऑफ द एम्पायर, जिसकी वजह से मराठा सरदार्स और फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी जो है उनके लिए जो है दे बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत सारे कॉन्फिडेंट हो गए। सो नादिर शाह की इन्वेजन जो है इट वाज हिस्टोरिकल इन्वेजन थी। ओके, ये किसके टाइम पीरियड में हुई? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में हुई। इसके बाद अहमद शाह रूल करने के लिए आया। अहमद शाह ऑफ कोर्स ही वाज सन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, इसकी मदर जो है शी वाज अ डांसिंग गर्ल। इसके टाइम पीरियड में अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन कंटिन्यू रही। मराठास ने मालवा और बुंदेलखंड स्नैच कर दिया। ठीक है, इसका जो वजीर जो था उसका नाम था इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क जो है ही वाज सो पावरफुल, ही ब्लाइंडेड अहमद शाह एंड लेटर ऑन जो है ही वाज किल्ड बाय हिम एज वेल। उसके बाद आलमगीर सेकंड आता है। आलमगीर सेकंड जो है इसका असल नाम जो है दैट वाज हिज एक्चुअल नेम वाज नॉट, इसका असल नाम जो है कुछ रुकनुद्दीन करके था। आई एम नॉट गेटिंग हिज एक्चुअल नेम। ही रेज्ड टू द थ्रोन बाय इमादुल मुल्क। ही हैड टू फेस रिपीटेड इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने बड़ी कॉन्टिन्यूस इन्वेजन किया। द फेमस बैटल ऑफ प्लेसी इसी के टाइम पीरियड में हुआ। बैटल ऑफ प्लेसी पे हमारा अलग से वीडियो है, कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पे अलग सा वीडियो है। ओके, तो इसी के टाइम पीरियड में बैटल ऑफ प्लेसी हुई जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में हुई। ही वाज आल्सो मर्डर्ड बाय हिज वजीर इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क ने इसको भी जो है वो क्या किया, इसको ही वाज आल्सो किल्ड। देन द नेक्स्ट रूलर जो है दैट वाज द शाह आलम। शाह आलम के टाइम पीरियड में जो है एक मुगल एम्पायर इतना डिप्लीटेड कंडीशन में आ गया, तो उसमें ये बोला गया कि इसका जो किंगडम, इसका एरिया जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया। इसलिए बोला गया है सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली तप आलम। ठीक है, आज दिल्ली तप आलम मतलब शाह आलम की जो किंगडम जो है वो दिल्ली से पालम तक ही फैली हुई थी। और पालम एरिया कौन सा था? दैट वाज एक दिल्ली के आगे, दिल्ली के नियर बाय जो है देयर वाज अ टाउन दैट इज अ पालम। ओके, सो सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली तप आलम मतलब दिल्ली से लेके पालम तक था। ड्यू टू हिज कन्फ्लिक्ट विद हिज वजीर ही फ्लेड टू अवध, रिटर्न दिल्ली में आया। और मराठास जो है, मराठास ने इसको प्रॉमिस किया कि हम क्या करेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि मराठास सपोर्ट करने के प्रोमिस में देयर वाज अ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई, जिससे मराठास की जो है वो डिफीट हुई इसके टाइम पीरियड में। इसी के टाइम पीरियड में बैटल ऑफ बक्सर भी हुई। ठीक है, बिटवीन बंगाल, रूलर ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ बंगाल विद ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां पे अंग्रेजों की कमांड जो है हेक्टर मुनरो ने की थी। और बंगाल की तरफ से देयर वाज एन अलायंस ऑफ मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध था, और शाह आलम ने भी साथ दिया था। लेकिन जो है वो तीनों के तीनों हार गए और शाह आलम को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके अंतर्गत जो है उसने दीवानी राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। ही वॉज अगेन द फर्स्ट मुगल रूलर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बना, पेंशनर बना। तो ये भी कई बार क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। उसके बाद देन अगेन अकबर, इसके बाद शाह आलम के बाद कौन आता है? अकबर। अकबर जो है ही वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन राय। इसको राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया क्योंकि इसकी पेंशन जो है वो अंग्रेजों ने जो है वो कम कर दी थी।
तो इस पेंशन के इंक्रीज के लिए जो है इसने राजा राम मोहन राय को डिप्यूट किया। ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल एक स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं फूल वालों की सैर, एक फेस्टिवल स्टार्ट किया गया। ओके, देन इसके बाद जो है लास्ट रूलर जो है दैट इज बहादुर शाह सेकंड। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। ही वाज अकम्प्लिश्ड पोइट और इसका पेन नेम क्या था? जफर वाज हिज पेन नेम। बहादुर शाह जफर पेन नेम जो है आपका जो है कलबी नाम इसका जफर था। इसके कोर्ट में जो है मिर्जा गालिब जो है, गालिब वाज हिज कोर्ट पोइट। ठीक है, ही पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। आफ्टर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड ही वाज डिपोर्टेड टू रंगून जहां पे इसकी डेथ होती है। अगर हम बात करें मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के क्या रीजंस हैं, क्या आपको लगता है कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के रीजंस जो हैं लेटर मुगल्स हैं? लेटर मुगल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन? नहीं, ऐसा नहीं है। लेटर मुगल्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन। लेटर मुगल्स वर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन, देयर वर अदर रीजंस ऑफ द डिक्लाइन एज वेल। दूसरे रीजंस भी हैं इसके डिक्लाइन के। ओके, देयर वर सो मेनी अदर रीजंस वर देयर रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन। उसमें से कौन कौन से वो रीजंस हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोडॉक्स रूल ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही री इम्पोज जजिया, ही री इम्पोज पिलग्रिमेज टैक्स, ऑफ कोर्स फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ द हिंदूज, टेम्पल्स वर डिमोलिश्ड, तो जिसकी वजह से एक रिलीजियस फ्लेवर उसके खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया। देन ऑफ कोर्स वीक सक्सेसर्स, देन द रोल ऑफ द नोबिलिटी, देयर बिकम सो मेनी किंग मेकर्स, बड़े सारे किंग मेकर्स आ गए। जैसे किंग मेकर्स की अगर हम बात करें, ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। उसके बाद आपकी फॉरेन इन्वेजन, चाहे आपका नादिर शाह है, चाहे आपका अहमद शाह अब्दाली है। देन इनइफेक्टिव मुगल आर्मी जो रेजिस्ट नहीं कर पाई, एंड ऑफ कोर्स एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन। सो लेटर मुगल्स में हम चीजें डिस्कस क्या करते हैं? लेटर मुगल्स में हम डिस्कस करते हैं दैट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ द मुगल एम्पायर के बाद हम डिस्कस करते हैं कि नादिर शाह की इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन, इसमें हम अलग से वीडियोस भी हैं हमारे। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनके रीजंस ऑफ द डिक्लाइन क्या है। रीजंस ऑफ द डिक्लाइन पे भी अलग सी वीडियो है हमारी। ओके, सो विद दिस वी फिनिश्ड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट lecture of modern India. Thank you so much for watching that is the later Mughal, that is the watching the channel, that is the History Fox along with the Tayari 360. Please subscribe the channel and share with the maximum friends. Thank you so much.